ठीक है, अमाइनो एसिड हम किसे कहेंगे? हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप मौजूद होगा उसे हम कहेंगे अमाइनो एसिड्स। अब हमें पता है कार्बोनाइल के साथ जो अटैच कार्बन होता है ये होता है अल्फा, इसके नेक्स्ट बीटा, इसके नेक्स्ट गैमा। अगर अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन पे होगा तो अल्फा अमाइनो एसिड, अगर अमाइनो ग्रुप इस कार्बन पे अटैच हुआ तो बीटा अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप इधर अटैच हुआ तो गैमा अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि अमाइनो एसिड अल्फा है, बीटा है या गैमा है, किस पे नंबर, किस कार्बन पे अमाइनो ग्रुप अटैच है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ड्रॉ करता हूं CH2 NH2COOH, भाई 2 अमाइनो एसिटिक एसिड, इसका आ गया आयुपैक नेम मेरे पास। इसका आयुपैक नेम क्या है? 2 अमाइनो, कॉमन नेम कह लें, आयुपैक भी यही होगा, 2 अमाइनो एथानोइक एसिड आयुपैक नेम हो जाएगा, या 2 अमाइनो एसिटिक एसिड अगर कॉमन नेम यूज करूं इसे हम ग्लाइसिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? ग्लाइसिन। एक अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड है, मैं इसको अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड भी कह सकता हूं, अल्फा कार्बन पे अटैच है। अगर मैं CH3CHNH2 लेता हूं, भाई कोई मुझे इसका नाम बता दे इस अमाइनो एसिड का। एलेनिन। ये भी अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड है। ठीक है, और सॉरी एसिटिक कह रहा हूँ, ये अल्फा अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड है। 1 2 3, ये अल्फा अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अमाइनो एसिड है अल्फा अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड है ये। ठीक है, अल्फा अमाइनो एसिड की एक और एग्जांपल है मेरे पास। लेकिन अगर मैं ड्रॉ करता हूं CH2 NH2 CH2 COOH, तो ये बीटा अमाइनो है ये प्रोपेनोइक एसिड, लेकिन कैसा? बीटा अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। या इसको मैं 3 अमाइनो कहूं, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3। इसी तरह 4 अमाइनो हो सकता है, 4 अमाइनो गैमा अमाइनो हो जाएगा। अब जो अमाइनो एसिड की टर्म हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स के लिए, क्योंकि जो हमारे जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर या प्रोटीन्स जो है हमारे, ये अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स जिनके में अल्फा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप लगा होगा, ठीक है, इन्हें हम अल्फा अमाइनो एसिड्स कहेंगे। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन बना हुआ होगा किसका? अल्फा अमाइनो एसिड का। प्रोटीन अल्फा अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं और हम प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, अब इनकी 3 टाइप मैं पहले बता चुका हूं आपको। अमाइनो एसिड एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, पता है ना। अगर किसी अमाइनो एसिड में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हों, ठीक है, 2 क्या हों? कार्बोक्सिल ग्रुप हों, जबकि एक NH2 ग्रुप हो, तो ऐसा अमाइनो एसिड एसिडिक होगा। अगर किसी अमाइनो एसिड में 2 अमाइनो ग्रुप हों और एक एसिड ग्रुप हो,
तो ये एक बेसिक अमाइनो एसिड होगा, और जिसमें एक ही अमाइनो ग्रुप हो और एक ही एसिड ग्रुप हो, ये एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड होगा। ठीक है भाई, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब इनकी एग्जाम्पल के थोड़े से नाम भी पता होने चाहिए। जैसे हमने बात की ग्लाइसिन, एलिनिन, ये कैसे होंगे? न्यूट्रल होंगे। कैसे होंगे? न्यूट्रल। लेकिन अगर मेरे पास लाइसीन है, याद रखने ये कुछ स्ट्रक्चर और उनके नाम, 3 4 5 NH2COOH, 1 1 2 3 4 5 6, 2 6 डाइअमाइनो हेक्सानोइक एसिड है ये। इसे हम कहेंगे लाइसीन। कैसा अमाइनो एसिड है? लाइसीन इज बेसिक। बेसिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, इसी तरह स्पार्टिक एसिड, ये है स्पार्टिक एसिड, एक एसिडिक अमाइनो एसिड है। और ग्लूटामिक एसिड 5 कार्बन का डायोइक एसिड, NH2। ग्लूटामिक एसिड कैसा है? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। कभी यूज किया है ग्लूटामिक एसिड? हाँ जी। कभी यूज किया है ग्लूटामिक एसिड या इसका कोई कंपाउंड? स्ट्रक्चर सामने है। लेस शेस खाते हैं ना? पाबंदी लग गई पाकिस्तान में। NH2COONA, इसे कहते हैं MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। जब किसी भी एसिड का सॉल्ट बनेगा, तो जो कार्बोक्सिलेट आयन होगा ग्लूटामिक एसिड का, ग्लूटामेट हो जाएगा। एक एसिड का प्रोटॉन सोडियम से बदल दें, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और फ्लेवर इन्हांसर है। ठीक है, ये जो चाइनीज सॉल्ट वगैरह जिसे कहा जाता है MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि फ्लेवर इन्हांसर के तौर पे यूज़ होता है। ये लेस शेस खाएं, इसमें मौजूद होता है। फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहा है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और इसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है कि ये भूख का एहसास जो है उसे ख़त्म कर देता है। मतलब कि एक भूख का एहसास नहीं, स्टमक फुल हो जाने का, कि भाई मेरी भूख खत्म हो गई है, भूख खत्म होने के एहसास को खत्म करता है। आप जितनी मर्जी बैठ के लेज खाएं, आपका दिल चाहेगा और खाएं। ठीक है, तो ये MSG का काम है, तो MSG का भी आपको पता होना चाहिए। मोनोसोडियम ग्लूटामेट इसका सॉल्ट है, और ये एक एसिडिक अमाइनो एसिड है। अब अमाइनो एसिड हमारे पास टोटल 20 हैं। 10 इसेंशियल, 10 नॉन इसेंशियल। इसेंशियल
नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। भाई आपको ये बातें मुझसे बेहतर पता होंगी। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी में बनेंगे, ठीक है, हमारे अंदर खुद ब खुद बनने हैं। तो जो इसेंशियल हैं मस्ट बी पार्ट ऑफ फूड इनटेक, हमारी फूड में होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी तो नहीं बना सकती, ठीक है। इनकी डेफिशिएंसी डिजीज कॉज करेगी। तो ये हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए डाइट का हिस्सा होने चाहिए। अब इसकी एग्जांपल लाइसिन, आर्जिनिन, ये एग्जांपल है हमारे पास। नॉन एसेंशियल बॉडी सिंथेसाइज करेगी, हम खाएं ना खाएं, ग्लाइसिन एलानिन वगैरह हम खाएं या ना खाएं, ठीक है, खुद ही बनते रहेंगे। मालूम है ना, ये तो बाकी भी मालूम है कौन कौन से इसेंशियल हैं, कौन कौन से नॉन इसेंशियल हैं, ठीक है। जब नेमिंग होगी इनकी तो जनरली एब्रीवेशन यूज होते हैं इनके, ठीक है। भाई इनके कॉमन या ट्रिवियल नेम है और उनका एब्रीवेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन, ग्लाइक वर्ड से आया, ग्लाइक मीन स्वीट, कॉमन नेम है मीठा, इसका स्वीट टेस्ट है ग्लाइसिन का। ट्रायोसिन चीज से आइसोलेट हुआ ट्रायोस चीज को कहते हैं। अगर हम ग्लाइसिन लिखेंगे तो GLY, इसके लिए एब्रीवेशन यूज करते हैं। एलेनिन के लिए ALA, हम इस किस्म के एब्रीवेशन यूज करते हैं अमाइनो एसिड में। अच्छा, उसके बाद अमाइनो एसिड का मैंने आपको बताया हुआ था कि ज्विटर आयन होता है, ज्विटर आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एसिडिक बेसिक कैरेक्टर भी आपको पता है, H पॉजिटिव आयन देगा एसिड पार्ट, H पॉजिटिव आयन लेगा अमाइनो ग्रुप, क्योंकि अमाइनो ग्रुप बेसिक है और कार्बोक्सिलेट ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एसिडिक ग्रुप है। अब जरा मुझे ये बता दें, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जरूरत है दिमाग के इस्तेमाल की। अगर मेरे पास अमाइनो एसिड है, ये बेसिक कैरेक्टर इज ड्यू टू विच ग्रुप? कौन बताएगा भाई? बेसिक सर कैरेक्टर NH2। नहीं, यही बात गलत है, इसीलिए मैंने ये बात पूछी, वरना मेरा इरादा था स्किप करके गुजर जाऊं। अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन ज्विटर आयोनिक फॉर्म, ये अपना प्रोटॉन दे देता है, ये प्रोटॉन ले लेता है। तो अमाइनो एसिड जो एग्जिस्ट करता है CH2 NH3 पॉजिटिव COO नेगेटिव की फॉर्म में होता है, ज्विटर आयोनिक फॉर्म में, ठीक है, ये इसका ज्विटर आयन है। अब जब हम एसिड ऐड करेंगे तो वो एसिड का प्रोटॉन लेगा ये COO नेगेटिव और चेंज हो जाएगा किसमें, CH2, ये NH3 पॉजिटिव तो अपनी जगह रहा, ये COH में चेंज हुआ, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया इस कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड ने, ये CO नेगेटिव इस एसिड ग्रुप की कॉन्जुगेट बेस है असल में। तो बेसिक कैरेक्टर इज ड्यू टू कार्बोक्सिलेट आयन, ये एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव। जबकि अगर इसी में मैं ऐड कर दूं बेस, एसिड ऐड किया तो इसने एक्सेप्ट किया H पॉजिटिव, अगर मैं ऐड कर दूं बेस तो प्रोटॉन निकालेगा इस NH3 पॉजिटिव का बेस और वाटर में चेंज होगी।
यहां से बनेगा CH2, भाई ये OH नेगेटिव इधर से प्रोटॉन लेगा, H2O, यहां से बचेगा बनेगा CH2CO नेगेटिव NH2। तो एसिडिक करेक्टर इज ड्यू टू NH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो व्हेन अल्कली इज एडेड NH3 positive release give proton, therefore acidic character is due to NH3 positive, अमोनियम है ये, ठीक है। जबकि बेसिक करेक्टर इज ड्यू टू CO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन, याद रखनी है ये बात, वरना यही होता है कि अगर कोई सवाल होगा हम फौरी कहेंगे एसिडिक करेक्टर ड्यू टू कार्बोक्सिलेट ग्रुप। सिर्फ 2 सिंथेसिस अमाइनो एसिड के। अगर हमारे पास अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दें अमोनिया के साथ, RCH NH2COH, अमाइनो एसिड बन गया। और अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का Br2 के साथ फास्फोरस की मौजूदगी में, रेड फास्फोरस की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं। दूसरा बहुत मशहूर सिंथेसिस है, आपने बायो में पढ़ा होगा, स्ट्रैकर्स। सिंथेसिस एल्डिहाइड HCN और अमोनिया का रिएक्शन, जिससे बनेगा अमाइनो एसिड एंड वाटर, ठीक है। कैसे बनेगा भाई, पहले यहाँ पे बनता है साइनो ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N, सर पेज, भाई ये एल्डिहाइड HCN NH3 का रिएक्शन कराते हैं, अल्फा अमाइनो नाइट्राइल्स बनते हैं, ठीक है। अल्फा अमाइनो नाइट्राइल है ये। हमें मालूम है नाइट्राइल का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे विद एसिड, ये C ट्रिपल बॉन्ड N एसिड में चेंज हो जाएगा, CH NH2COH, इसे कहते हैं स्ट्रैकर सिंथेसिस, ठीक है। तो एक ये सिंथेसिस है। सर रिएक्शन ये लास्ट स्टेप दोबारा बता दीजिएगा। सिर्फ आपने रिएक्शन को वो करना है भाई, मैकेनिज्म या आप डिटेल में नहीं जा रहे हम, ठीक है। हमें मालूम है एल्डिहाइड HCN के साथ नाइट्राइल बनाता है जनरली, हम इसके साथ ऐड कर देते हैं अमोनिया भी, और यहाँ से बन जाता है RCH NH2C ट्रिपल बॉन्ड N, अल्फा अमाइनो नाइट्राइल्स, अल्फा पे अमाइनो है, नाइट्राइल्स C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ कंपाउंड। हमें मालूम है C ट्रिपल बॉन्ड N when undergo acidic or basic hydrolysis convert into carboxyl acid group, कार्बोक्सिल एसिड बनाएगा, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें H3O पॉजिटिव से, और CHNH2 अपनी जगह C ट्रिपल बॉन्ड NCOH में चेंज हो जाता है। अब रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे वही होंगे अमाइनो एसिड के रिएक्शन जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के हो सकते हैं या जो अमाइनो ग्रुप के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अमाइनो एसिड का एक टेस्ट याद रखना है, निनहाइड्रिन टेस्ट, जो कि आपको पता ही होगा। क्या होता है निनहाइड्रिन टेस्ट? जी हाँ भाई,
किसी को मालूम है? जब भी हम अमाइनो एसिड के साथ निन हाइड्रीन का रिएक्शन करवाएंगे, निन हाइड्रीन क्या होता है भाई? निन हाइड्रीन का स्ट्रक्चर जरा देख लें। बेंजीन रिंग, उसके साथ 5 मेंबर रिंग, OH OH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसे निन हाइड्रीन कहते हैं। निन हाइड्रीन अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और जब निन हाइड्रीन प्लस अमाइनो एसिड का रिएक्शन होगा, निन हाइड्रीन प्लस अमाइनो एसिड, ठीक है, किसका रिएक्शन होगा? निन हाइड्रीन और अमाइनो एसिड का। तो निन हाइड्रीन हमेशा डीप ब्लू या वॉयलेट प्रोडक्ट बनाएगा, ब्लूइश और वॉयलेट प्रोडक्ट बनाएगा। निन हाइड्रीन इज यूज्ड टू विजुअलाइज, किस चीज के लिए यूज करेंगे? विजुअलाइज अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड कलरलेस होते हैं, तो हम इन्हें देखने के लिए निन हाइड्रीन यूज करेंगे जब हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे। ये हमारे पास अमाइनो एसिड का अच्छा सा टेस्ट, याद रखना है निन हाइड्रीन को, विजुअलाइजिंग एजेंट है क्रोमेटोग्राफी में। क्या चीज? हेलो, आवाज बहुत कम आई है, कोई आई जरूर है। निन हाइड्रीन का स्ट्रक्चर दिखा दें। भाई स्ट्रक्चर ये लें, बेंजीन रिंग, साथ अटैच 5 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ होता है OH, एक यहाँ होता है OH। ये निन हाइड्रीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। साइक्लिक कीटोन है with hydroxy groups and benzene, fused benzene. Amino acid when combine, ठीक है, they form peptides. दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड, 2 और मोर, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये पेप्टाइड बनाएंगे विद रिमूवल ऑफ वाटर। एक का एसिड ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करेगा, यहां से वाटर की रिमूवल होगी, एक हाइड्रोजन इसका, C डबल बॉन्ड O NH CH2 C डबल बॉन्ड O, बाकी ग्रुप एज इट इज यहां अटैच हो जाएगा, माइनस वाटर कर दें। जो बॉन्ड बना ये इमाइड लिंकेज है, इमाइड लिंकेज, इमाइड बॉन्ड बना, इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे जब अमाइनो एसिड का बनेगा। नॉर्मली इसे हम इमाइड बॉन्ड कहते हैं, लेकिन जब अमाइनो एसिड अटैच होंगे तो इट इज कॉल्ड पेप्टाइड, क्योंकि अमाइनो एसिड जब आपस में अटैच होंगे बनने वाली प्रोडक्ट पेप्टाइड है, तो इसे पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। ये पेप्टाइड लिंकेज है। अब 2 अमाइनो एसिड का डाइपेप्टाइड, 3 का ट्राइपेप्टाइड, 4 का टेट्रापेप्टाइड, ठीक है, बहुत से हैं, 2 या 2 से ज्यादा हैं, जनरली इट इज पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। जब लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आपस में अटैच हो गए तो ये क्या हो गया? पॉलीपेप्टाइड। और जब पॉलीपेप्टाइड आपस में कंडेंस होते गए, ठीक है, और पेप्टाइड मोलर मास अप टू 10,000 हो गया, ठीक है, तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और अगर मोलर मास 10,000 से ज्यादा हो जाएगा, इट इज कॉल्ड प्रोटीन।
इसे हम प्रोटीन कह लेंगे। 10,000 तक पॉलीपेप्टाइड, उससे हायर प्रोटीन, मोर देन 10,000। प्रोटीन कंटेन एवरेज 16% ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बाय मैस 16% होगी, ऑलमोस्ट 16% किसी भी प्रोटीन में। ठीक है, ये हैं कुछ अहम बातें। यहाँ पे प्रोटीन श्रोटीन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एसिड की तमाम कहानियां पूरी होती हैं। अब हम कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे अबाउट मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, खत्म हो गई भाई आपकी फिजिक्स बायो वगैरह खत्म हो गई है। या अभी कुछ बाकी है? हेलो, सर बस बायो थोड़ी सी रहती है। फिजिक्स कंप्लीट हो गई? यस सर। फिर तो आप लोग छाए हुए हैं। अच्छा, एक मिनट में ज़रा एक नज़र मार लूँ दोबारा आपके सिलेबस पे। ऑर्गेनिक का सर ईथर वाला पार्ट रहता है। अच्छा चलें, वो तो 15 मिनट का काम है, कर लेंगे। ज़रा एक मिनट, मुझे ज़रा ऑर्गेनिक को एक नज़र मारने दे दोबारा से। अमाइनो एसिड, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन। अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप। एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए। ठीक है, ठीक है। तो भाई पहले बात करते हैं पॉलीमर्स की। भाई जरा पॉलीमर्स पे आ जाए, चंद एक बातें पॉलीमर्स के बारे में। पोली मीन्स मैनी, मर्स, मर मीन यूनिट, मैनी यूनिट। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स, इन्हें हम कहेंगे जनरली पॉलीमर्स। मैक्रोमोलिक्यूल हमारे पास दो तरह के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक की एग्जाम्पल, हाँ भाई, डायमंड, ग्रेफाइट, सैंड, ये इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक की एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक में हमारे पास दो तरह के, बायोपॉलीमर्स, और इन्हें हम कहेंगे नेचुरल पॉलीमर्स। दूसरे हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, नेचुरल की एग्जाम्पल लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड, ये नेचुरल हैं। सिंथेटिक में प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर, ये एस्टर वगैरह, पॉलिएस्टर का कपड़ा, सिंथेटिक फाइबर्स, रबर्स, रेयन, नायलॉन, स्टाइरीन, ये जिनमें चाय शाय पीते हैं, स्टाइरीन के कप,
ये पॉलीस्टाइरीन होता है। तो ये क्या है, ये सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर मैनी स्मॉल रिपीट यूनिट, रिपीट यूनिट्स होंगे पॉलीमर। लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अ स्मॉल रिपीट यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमर बनने के प्रोसेस को कहेंगे पॉलीमराइजेशन। क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले पॉलीमर ऐसा हो सकता है जिसमें मॉलिक्यूल आपस में स्ट्रेट अटैच हों। ऐसे पॉलीमर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन स्टार, स्ट्रेट लाइन स्टेरिक, स्ट्रेट लाइन स्टेरिक। ये एक लीनियर पॉलीमर कहलाता है। ऐसे पॉलीमर को कहते हैं लीनियर पॉलीमर। उसके बाद पॉलीमेरिक चेन ऐसी हो सकती है जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस हों। ठीक है, ये ब्रांच है, इस कार्बन पे आके दो ब्रांच हो गई, इसे कहेंगे ब्रांच्ड पॉलीमर। जिस पे साइड आर्म होंगी, साइड पे ब्रांचेस होंगी, ये ब्रांच्ड पॉलीमर कहलाएगा। ठीक है, ब्रांच लीनियर भी कहते हैं। और ऐसी चेन हो सकती हैं जो आपस में अटैच हों बाय अ डिफरेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ये चेन क्या हो, आपस में अटैच हो रही हूं। ऐसे पॉलीमर जिसमें चेन्स आपस में अटैच होंगी इसे कहेंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की बेस पे हमारे पास तीन टाइप्स आ गई। पॉलीमर लीनियर हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है, क्रॉस लिंक्ड भी हो सकता है। लीनियर में स्ट्रेट चेन होंगी, ब्रांच्ड में साइड आर्म होंगे, क्रॉस लिंक्ड में दो लीनियर चेन आपस में बॉन्ड बना के अटैच हो रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है टाइप ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ रिपीट यूनिट। पॉलीमर का जो रिपीट यूनिट होगा, स्मॉल यूनिट, उसे कहते हैं मोनोमर। मोनो मीन्स वन, मर मीन यूनिट, मोनोमर। अब एक पॉलीमर ऐसा हो सकता है जो कि सेम रिपीट यूनिट से बना हुआ हो, एक ही यूनिट बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसकी पॉलीमराइजेशन करूं तो क्या आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, OCO CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, OCO CH3। बार बार एक ही यूनिट रिपीट होगा, CH2 CH, OCO CH3, बार बार यही यूनिट रिपीट हो रहा है। ऐसे पॉलीमर को जिसमें एक ही मोनोमर यूज हुआ हो और वो बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसे पॉलीमर को हम कहेंगे होमोपॉलीमर। कैसा पॉलीमर, होमो। formed by polymerization of single monomer, single type of monomer, एक टाइप के मोनोमर से बना हुआ पॉलीमर होमोपॉलीमर कहलाएगा। पॉलीमर एक ऐसा पॉलीमर हो सकता है जो एक से ज्यादा मोनोमर से बना हुआ हो। अगर इन दोनों का पॉलीमर बनाएं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, OCO CH3 एक, ये आ गया। ठीक है, दूसरा यूनिट इसका आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर एक यूनिट इसका आ जाए CH,
OCO CH2, नहीं यहाँ CH2 पहले, CHOCO CH3, एक यूनिट ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, इसका मतलब है दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर से बना हुआ पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर को कहेंगे कोपॉलीमर, मेड अप ऑफ टू मोनोमर्स, टू डिफरेंट मोनोमर्स यूज हुए हों तो ऐसा पॉलीमर कोपॉलीमर कहलाएगा। तीसरी टाइप ऑफ पॉलीमर कहलाएगी टरपॉलीमर। ठीक है, अगर 3 डिफरेंट मोनोमर्स पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीमराइजेशन कहलाएगी टरपॉलीमराइजेशन, और पॉलीमर को कहेंगे टरपॉलीमर। ठीक है, ऐसी पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक पॉलीमर बनाया जाता है, कंट्रोल्ड कंडीशन में ऐसे पॉलीमर बनाए जाएंगे, ऐसे पॉलीमर टरपॉलीमर कहलाएंगे। ये हो गई दूसरी क्लासिफिकेशन। पहली थी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरी हुई ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर। तीसरी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज की बेस पे पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप में। एक को कहते हैं थर्मोसेटिंग और दूसरे को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, दूसरा कहलाता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, अब दोनों में क्या फर्क होगा? कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं जिनको जब हम हीट करें तो सॉफ्ट हो जाएं, जब कूल करें दोबारा हार्ड हो जाएं, उनकी प्रॉपर्टीज में कोई खास चेंज ना आए। जैसे ये हमारे घरों में जो प्लास्टिक की बाल्टी, जग, मग यूज होते हैं, अगर आप इन्हें हीट करेंगे तो दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, हीट करने पे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। कूल करें जिस शेप में है उसी शेप में दोबारा हार्ड हो जाएगा, वही इसकी शेप हो जाएगी। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी प्रॉपर्टीज में कोई खास फर्क नहीं आएगा। जैसे कि प्लास्टिक का जो पाइप हम यूज करते हैं सीवरेज में या वाटर में, इन्हें हीट करके मोल्ड किया जा सकता है अपनी मर्जी की शेप में, पीवीसी पाइप वगैरह जो होता है। ऐसे पॉलीमर को कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ये प्लास्टिक के टॉयज वगैरह जो हैं, हीट करें शेप चेंज हो जाएगी, कूल करें दोबारा हार्ड हो जाएगा उसी शेप में जो चेंज हुई है, ये थर्मोप्लास्टिक है। दूसरी टाइप ऑफ पॉलीमर ऐसी होती है जिसको जब हम हीट करें तो हीट करने पे हार्ड हो जाए, सॉफ्ट पॉलीमर हो, हीट करने पे हार्ड हो जाए, लेकिन कूल होने पे दोबारा सॉफ्ट ना हो, ऐसा पॉलीमर कहलाएगा थर्मोसेटिंग पॉलीमर। जैसे कि ये वायर, इसके ऊपर ये पॉलीमर कोटिंग है प्लास्टिक की, अगर मैं अभी यहाँ लाइटर जलाऊंगा इट बिकम हार्ड, ये भी सॉफ्ट है, ये क्या हो जाएगी, ये हार्ड हो जाएगी हीट करने पे, ठंडी होके दोबारा अपनी असल शक्ल में, अपनी असल हालत में नहीं आएगी, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ऐसा पॉलीमर कहलाता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इसकी दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, ये जो पेंट हुआ है दीवार के ऊपर, ऑयल पेंट, वार्निश वगैरह, एल्फी या इपॉक्सी रेजिन्स, ये जो गम वगैरह हम यूज करते हैं, ये ऐसे पॉलीमर्स हैं कि अगर हम इनको हीट करेंगे ये जल के हार्ड हो जाएंगे, दोबारा सॉफ्ट नहीं होते, अपनी असल हालत में वापस नहीं आते, तो ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहलाएंगे। क्लियर हो गई बात? ये हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स आ गई। ठीक है, अब जरा बात करते हैं डीपी की। डीपी है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन।
क्या है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और हम ये किसे कहते हैं? नंबर ऑफ रिपीट यूनिट। कितने मोनोमर आपस में अटैच हुए, कितने रिपीट यूनिट हैं, इससे हमें पता चलेगी लेंथ ऑफ पॉलीमर। ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगी? मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। ठीक है। मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ रिपीट यूनिट। भाई एक रिपीट यूनिट का मास कितना है? मल्टीप्लाई कर दें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से तो आपके पास मोलर मास ऑफ पॉलीमर आ जाता है। ठीक है। अगर देखें, सपोज करते हैं मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल क्लोराइड है, पॉलीमर बनाए तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये रिपीट होगा बार बार। इसका रिपीट यूनिट का मोलर मास 63, 35.5 क्लोरीन का और CH2 का 14 और इस CH का 13, 35.5 ये है। जमा कर लें, कितना हो जाता है? जब 27 इसमें ऐड कर लें, ठीक है, 0.5 ये आ गया, 7 5 12 2 आ गया, ये एक आ गया, 4 और 2 6, 62.5, 63 लिख दिया हमने। ठीक है। अब सपोज अगर 1000 रिपीट यूनिट हैं तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 63 इज इक्वल टू 63,000। ये मोलर मास ऑफ पॉलीमर आएगा। ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ये डीपी है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, और ये है मोलर मास ऑफ रिपीट यूनिट। ठीक है। ये आ गया मोलर मास ऑफ पॉलीमर। अब अगर मेरे पास मोलर मास ऑफ पॉलीमर गिवन हो, ठीक है, मोलर मास ऑफ रिपीट यूनिट हो, तो मुझे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का पता चल जाएगा। अरेंज कर लें इसको। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मालूम करनी है, मोलर मास ऑफ पॉलीमर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ रिपीट यूनिट कर दें, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आ जाएगी। ठीक है। इसे हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहेंगे, ये आपको पता होनी चाहिए। अब टाइप ऑफ पॉलीमर को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। चौथी क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। पॉलीमर किस किस्म के रिएक्शन से बना है? अगर पॉलीमर एडिशन रिएक्शन से बने तो ऐसे पॉलीमर को कहेंगे एडिशन पॉलीमर। और अगर पॉलीमर कंडेंसेशन रिएक्शन से बने तो कहलाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाएगी एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन में कहलाएगी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमर बनेंगे अल्कीन्स के जनरली व्हेन देयर इज अ डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो एडिशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमर बनेंगे एसिड विद एमीन, डाई एसिड, डाई एसिड, डाई एमीन या डायोल का। एक यूनिट, एक मॉलिक्यूल डाई एसिड का होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा मॉलिक्यूल या तो डायमीन होगी या डायोल होगी। ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल टाइप पॉलीमराइजेशन होगी।
और इसके 3 स्टेप होंगे, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन वगैरह। फ्री रेडिकल में हमें पता है 3 स्टेप होते हैं। रिएक्शन स्टार्ट होगा जनरली विद पेरिसिड्स। एग्जाम्पल है हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन की। कुछ मोनोमर्स के नाम आपको पता होने चाहिए और उनके पॉलीमर के नाम। इसे कहते हैं स्टाइरीन। अगर पॉलीमराइजेशन होगी तो बेंजीन रिंग, CH, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH, बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड CH2, ये रिपीट होगा। इसे कहेंगे पॉलीस्टाइरीन। मोनोमर के नाम से पहले पोली लगा देना है पॉलीमर के लिए। पॉलीस्टाइरीन बनेगा इन नंबर ऑफ रिपीट यूनिट। ये जो कप वगैरह यूज करते हैं, डिस्पोजेबल कप वगैरह, डिस्पोजेबल सेवर वाले चावल डाल के दे देते हैं डिब्बे के अंदर, ये पॉलीस्टाइरीन होता है। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन इज एडिशन पॉलीमर। विनाइल क्लोराइड से बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, एडिशन पॉलीमर है। ठीक है, पाइप वगैरह, टॉयज वगैरह, इसमें यूज होगा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एडिशन पॉलीमर। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल हमें मालूम होनी चाहिए भाई। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में अगर तो हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई अल्कोहल हुई तो बनने वाला पॉलीमर कहलाएगा पॉलीएस्टर। और अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई एमीन हुआ तो बनने वाला पॉलीमर पॉलीएमाइड होगा। और पॉलीएमाइड जनरली नाइलॉन वगैरह होंगे। ठीक है, पॉलीएस्टर या नाइलॉन डिपेंड करेगा हमारे पास क्या चीज है जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर के साथ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी। एक रिएक्शन बुक में से देख लीजिएगा किसी भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। ठीक है, कुछ मोनोमर और उनके स्ट्रक्चर मजीद देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर COCH3 हो, इसे कहेंगे विनाइल एसीटेट। बनने वाला पॉलीमर पॉलीविनाइल एसीटेट। ठीक है, पॉलीविनाइल एसीटेट हो जाएगा। एडहेसिव मटेरियल है ये जो पॉलीविनाइल एसीटेट है, PVA कहते हैं। और पेंट जो दीवार के साथ चिपका हुआ है उसमें PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट डाला जाता है। बाइंडर का काम करता है इमल्शन पेंट में। पॉलीस्टाइरीन मैंने कहा किस चीज के लिए यूज होता है, ये प्लास्टिक कप वगैरह, कॉस्मेटिक की बोतल, फूड कंटेनर, ये पॉलीस्टाइरीन के होते हैं। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक के टॉयज, PVC पाइप, ये होते हैं। इसी तरह अगर CH डबल बॉन्ड CH, COOH है, इसे कहते हैं एक्रेलिक एसिड। ठीक है, तो भाई एक्रेलिक एसिड एक्रेलिक रेजिन बनाएगा। और एक्रेलिक रेजिन कार पेंट में, वाटर रेजिस्टेंट पेंट जो होते हैं, वेदर शील्ड बनाने में इस्तेमाल होते हैं या प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलीमाइड में आपको पता है भाई नाइलॉन 66 किससे बना होता है। अगर आपके पास ये डायोइक एसिड हो, हेक्सेन डायोइक एसिड, और आपके पास हेक्साडाइमीन हो, NH2NH2, इसकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करें, जो प्रोडक्ट बनेगा उसे कहते हैं नाइलॉन 66। 6 कार्बन का एसिड 6 कार्बन की डायमीन नाइलॉन 66 बनाती है। 6 कार्बन के इस एसिड का कॉमन नेम मुझे बता दे कोई। हेक्सेन डायोइक, क्या पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, हेक्सेन डायोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है भाई? कार्बोक्सिल, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का जब रिएक्शन होगा,
हेक्सामिथाइलिन डायमीन के साथ बनने वाला पॉलीमर नाइलॉन 6 होगा, नाइलॉन 6 ठीक है। ये फाइबर के तौर पे यूज होता है, ठीक है, नाइलॉन फाइबर। इसकी हाई इलास्टिसिटी, टफनेस, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज की वजह से। उसके अलावा ये रबड़ रबड़ वगैरह जो होते हैं ये नाइलॉन के पॉलीमर्स होते हैं, ये नाइलॉन है। उसके अलावा है एपॉक्सी रेजिन्स, भाई एपॉक्साइड आपको मालूम है साइक्लिक रिंग है, अगर इसकी कोई पॉलीमराइजेशन होगी तो वो एपॉक्सी रेजिन्स कहलाएंगे। और ये जो एल्फी वगैरह हम यूज करते हैं, एल्फी, मैजिक, समद बॉन्ड, इपॉक्सी, इसके ऊपर लिखा होता है इपॉक्सी, मैजिक इपॉक्सी स्टील, ये इपॉक्सी रेजिन्स होते हैं। इपॉक्सी रेजिन्स जो हैं वो बाइंडिंग का काम करते हैं, एडिजिव मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, इनका चिपकना इनका काम है, ठीक है। तो ये हैं हमारे पास कुछ पॉलीमर्स। बायोपॉलीमर की बातें रह गई, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा बस खुद ही ज़रा सा, अगर कोई बात हो तो इसके मुतालिक पूछ लीजिएगा। भाई बायोपॉलीमर्स में से आपको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड इनका पता हो, ठीक है। ग्लाइकोजेन का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रोटीन का स्ट्रक्चर या डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन क्या होती है ये आपको पता हो, ठीक है। इनको ज़रा रीड कर लीजिएगा, ठीक है।